आज से 116 साल पहले 30 जून साल 1908 की सुबह तकरीबन 7:17 का टाइम था। रशिया के क्रेस्नोयार्स्क क्राई रीजियन में तुंगुस्का फॉरेस्ट के दरमियान वनवारा विलेज में सेमियोन सेमेनोव नाम का एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा होता है। डेली रूटीन के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। इतने में सेमेनोव को आसमान में एक ब्लूइश फायरबॉल दिखाई देती है जो जमीन की तरफ बढ़ रही थी। देखते ही देखते ये फायरबॉल बड़ी होती जाती है और फिर एक ब्लास्ट होता है जिससे बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूरज हो। इसी लाइट के साथ बहुत ज्यादा हीट वेव भी रिलीज होती है जिससे जंगल में आग लग जाती है। ये हीट इतनी ज्यादा थी कि सेमेनोव को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी शर्ट में आग लग गई हो। और इस हीट की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए सेमेनोव अपनी शर्ट को उतारने लगता है। लेकिन उसी टाइम जिस लाइट ने आसमान को घेरा हुआ था वो खत्म हो जाती है, जिसके बाद एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव आती है जो सेमेनोव को 2 से 3 मीटर पीछे धकेल देती है। इस शॉक वेव से आसपास के विलेजेस की विंडोज और डोर्स टूट जाते हैं। अराउंड 2150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 80 मिलियन ट्रीज टूट कर गिर जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। शॉक वेव से गिरने के बाद सेमेनोव एक पल के लिए अपनी होश गंवा बैठता है, लेकिन इतने में सेमेनोव की वाइफ आती है और उसे घर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद एक बहुत ही तेज साउंड वेव रिलीज होती है। सेमेनोव का कहना था कि ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर पहाड़ से गिर रहे हों या कोई इंसान कैनन्स को ब्लास्ट कर रहा है। किस्मती की बात यह थी कि ये एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं था और हर जगह जंगल ही जंगल था। इस वजह से ज़्यादा डेथ केसेस रिपोर्ट नहीं होते। इस केस में कहा जाता है कि इस हादसे में सिर्फ 3 लोगों की मौत होती है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। इस एक्सप्लोशन के बाद ज़मीन में अर्थक्वेक भी आ जाता है। डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका तक इस हादसे से निकलने वाली शॉकवेव्स और रेडिएशन का असर देखा जाता है। इस हादसे ने पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ तरीकों से असर डाला था। इस एक्सप्लोशन की वजह से अगले कई दिनों तक यूरोप और एशिया के कई इलाकों में रात के टाइम स्काई ब्राइट हो गया था। वो इस वजह से क्योंकि जो पार्टिकल्स और गैसेस इस एक्सप्लोशन में निकली थी वो एटमॉस्फेयर में बिखर गई थी, जिसकी वजह से ये नाइट स्काई इल्यूमिनेशन देखने को मिल रहा था। इन सब बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा इवेंट था। और अगर मैं कहूँ कि ये एक्सप्लोशन इंसानों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सप्लोशन था, जिसमें एस्टिमेट किया जाता है कि अराउंड 3 से 30 मेगाटन TNT रिलीज हुई थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसमें अराउंड 15 किलोटन TNT रिलीज हुई थी और 1000 किलोटन 1 मेगाटन के बराबर है। और इस हादसे में 3 से 30 मेगाटन रिलीज हुई थी, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर से 200 से 2000 गुना ज़्यादा। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एलियंस का काम था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 30th of June 1908, 7:14 a.m. local time, Siberia. The region of Tunguska sees the biggest explosion in human history. इस हादसे के शुरुआती 13 सालों तक तो किसी किस्म की कोई रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती इस एरिया में। इसके पीछे वजह इस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन का ना होना था। कम पॉपुलेशन होने की वजह से इस हादसे को ना तो ज़्यादा लोगों ने देखा और ना ही ज़्यादा रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये वाक़या ना ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और शायद इसी वजह से अथॉरिटीज़ ने भी इस पर ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। जो थोड़े बहुत न्यूज़पेपर रिपोर्ट हुए थे उन्हीं पेपर्स को एक मीनियोरोलॉजिस्ट लियोनिड कुलिक पढ़ते हैं, जिसके बाद कुलिक एक टीम को हायर करते हैं और एक सर्वे किया जाता है उस एरिया के आसपास जहां एक्सप्लोशन हुआ था। लियोनिड कुलिक का मानना था कि ये एक्सप्लोशन किसी मीटियोरॉइड के ज़मीन पर गिरने की वजह से हुआ है, इसलिए उनका मेन फोकस वैल्यूएबल मीटियोरॉइड मटेरियल को तलाश करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस एरिया के आसपास कोई भी मीटियोरॉइड मटेरियल नहीं मिलता और ज़्यादा बजट ना होने की वजह से वो ज़्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाते। वापस आकर कुलिक सोवियत गवर्नमेंट को इस बात पर कन्विंस करते हैं कि तुंगुस्का फॉरेस्ट में एक मीटियोरॉइड गिरा है जिससे हमें वैल्यूएबल मटेरियल मिल सकता है और इसके लिए हमें फंड की ज़रूरत है। फंड मिलने के बाद लियोनिड कुलिक एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन करते हैं अपनी टीम के साथ साल 1907 में। कुलिक यहाँ के मकामी लोगों को हायर करते हैं कि हमें ब्लास्ट एरिया के सेंटर में लेकर जाया जाए जहाँ मीटियोरॉइड गिरा है। कुलिक ने सोचा था कि इस एरिया में मीटियोरॉइड की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया होगा, जैसा कि आमतौर पर मीटियोरॉइड के गिरने से होता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी गड्ढा नहीं मिलता,
बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह पर गड्ढा होना चाहिए था उस जगह के आसपास के 8 किलोमीटर के एरिया में ट्रीज गिरे हुए नहीं थे जैसे बाकी एरियाज में थे, बल्कि वैसे के वैसे ही खड़े थे, लेकिन उनके पत्ते और उनकी शाखें जल चुकी थी। ये सब कुछ देखकर कुलिक को इतना तो आइडिया हो गया था कि यहाँ पर कोई मीटेओराइट नहीं गिरा, लेकिन फिर यहाँ हुआ तो हुआ क्या। इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे इलॉजिकल और सेंसलेस आर्गुमेंट दिए जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन लॉजिकल रीजन को साल 1950 से 1960 के दौरान तलाश किया जाता है, जब कुछ रिसर्च टीम्स इस एरिया में आई और उन्होंने इस एरिया की मिट्टी और दरख्तों के सैंपल्स पर जब रिसर्च की तो उन्हें इन एरिया में अननेचुरल अमाउंट ऑफ केमिकल मिले। इस एरिया की मिट्टी और ट्रीज में उन्हें कुछ केमिकल्स जैसा कि नाइकल, आइरेडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और इसके अलावा कुछ और केमिकल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मिले, जो अर्थ के सरफेस पर तो काफ़ी रेयर होते हैं और ख़ास तौर पर तुंगुस्का जंगल वाले इलाके में। लेकिन इन केमिकल्स का किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जैसा कि मेटेओराइट वगैरह में होना कॉमन है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स को इस बात पर ज़्यादा यकीन था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। लेकिन फिर उससे कोई गड्ढा क्यों नहीं पड़ा, और फिर उन ट्रीज का क्या जो सीधा खड़े थे? इसका जवाब रिसर्चर्स कुछ यूं देते हैं कि मीटेओराइट अर्थ से टकराया नहीं होगा, बल्कि एक एयर बस्ट हुआ होगा। एयर बस्ट बेसिकली उस टाइम होता है जब कोई मीटेओराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल तो होता है, लेकिन दाखिल होते ही एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से टकराता है, जिससे फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट जेनरेट होती है। आमतौर पर एक मीटेओराइड 11 से 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, यानी तकरीबन 40,000 से 2,60,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब कोई चीज़ इतनी स्पीड से ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हीट जेनरेट होगी। इस हीट की वजह से मीटेओराइड का स्ट्रक्चर वीक होता जाता है, जिससे वो मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखर जाता है और ज़मीन पर टकराने से पहले ही एक बड़े एक्सप्लोशन की वजह बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर रोज़ हज़ारों छोटे छोटे मीटेओराइड और मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो ज़मीन से काफ़ी किलोमीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन जितना मीटेओराइड का साइज बड़ा होगा वो उतना ही ज़मीन के पास ब्लास्ट होगा और कई केसेस में ज़मीन से टकरा भी जाएगा। अगर बात करें तुंगुस्का इवेंट की, तो इस केस में ये अभी तक तो कंफर्म नहीं हो सका कि एयर बस्ट मीटेओराइड की वजह से हुआ था या कोमेट की वजह से। मीटेओराइड बेसिकली पत्थर यानी रॉक से बना होता है, जबकि कोमेट आइस से बना होता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर आपने गौर किया हो तो हम शुरू में मीटेओराइड और मीटियोर की जगह मीटेओराइड लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। मीटेओराइड उस मीटियोर या कोमेट को कहते हैं जो अर्थ के सरफेस से टकरा जाता है। तुंगुस्का इवेंट के केस में ये बात तो कंफर्म थी कि ब्लास्ट किसी मीटेओराइड की वजह से नहीं हुआ, बल्कि किसी मीटेओराइड या कोमेट एयर बस्ट की वजह से हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की बात की जाए तो मीटेओराइड का एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। रिसर्चर्स का मानना है कि तुंगुस्का फॉरेस्ट में जो मीटेओराइड एयर बस्ट हुआ था वो सरफेस से तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर ऊपर हुआ था। इस एक्सप्लोशन से जो शॉक वेव से निकली थी वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हुई थी, जिसकी वजह से एक्सप्लोशन के आसपास वाले एरिया में सारे ट्रीज एक्सप्लोशन की ऑपोजिट साइड में गिरे हुए थे। अगर आप इन पिक्चर्स में देखें तो ये सारे ट्रीज एक पैटर्न में गिरे हुए हैं, जो इस चीज का सबूत है कि ये किसी पावरफुल शॉक वेव से गिरे थे। लेकिन ये शॉक वेव्स वर्टिकली इतनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए जो एक्सप्लोशन के एग्जैक्ट नीचे वाले एरिया में ट्रीज थे उन्हें पावरफुल शॉक वेव्स का तो ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्हें पावरफुल हीट का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि एक्सप्लोशन उनके एग्जैक्ट ऊपर हुआ था। इसलिए जो एक्सप्लोशन पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे वाले ट्रीज थे वो गिरे नहीं थे, बल्कि उनके सिर्फ पत्ते और शाखें जल गई थी, जबकि एक्सप्लोशन के आसपास वाले एरिया में ट्रीज गिर गए थे। और क्योंकि ये एक्सप्लोशन हवा ही में हुआ था, इसलिए कोई इम्पैक्ट क्रिएटर यानी मेटेओराइड की वजह से बनने वाला गड्ढा नहीं बना था। और इसके अलावा जिन लोगों ने इस हादसे को आंखों से देखा था उन्होंने भी जो कुछ बताया वो एक मीटेओराइड एयर बस्ट ही को प्रूफ करता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में सेमियोन सेमेनोव की स्टोरी सुनाई, जिसने बताया कि उसने आसमान में एक फायरबॉल देखी थी और फिर वो फायरबॉल एक्सप्लोड हो जाती है, जो एक मीटेओराइड एयर बस्ट ही को प्रूफ करता है। ऐसा ही एक हादसा 15 फरवरी साल 2013 को रशिया ही के एक शहर चेलियाबिन्स्क में पेश आया था, जब एक मीटेओराइड अर्थ से टकराने से पहले ही तकरीबन 30 किलोमीटर सरफेस से ऊपर ही एक्सप्लोड हो गया था। और इस एक्सप्लोशन में भी सेम वही कुछ देखने को मिला जो तुंगुस्का रीजन में लोगों ने बताया था। इस मीटेओराइड एयरबस्ट से अराउंड 1500 लोग इंजर्ड हुए
और 7,200 बिल्डिंग्स डैमेज हुई। किसी की विंडोज टूट गई और किसी के रूफ। इस मीटेरोइड का साइज 20 मीटर था, जिसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि तुंगुस्का इवेंट का मीटेरोइड डायमीटर में 65 मीटर था, जिसकी स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। और ये मीटेरोइड सरफेस से सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर ऊपर ब्लास्ट हुआ था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुंगुस्का मीटेरोइड का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। चलिए अब नेक्स्ट मीटेरोइड से। और तुंगुस्का मीटेरोइड इंसानों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मीटेरोइड इवेंट समझा जाता है। वैसे तो जिस जंगल को मीटेरोइड ने नुकसान पहुंचाया था वो अब दोबारा ग्रो हो चुका है, लेकिन कुछ एरियाज अभी भी ऐसे ही हैं जैसे आज से 116 साल पहले थे। इस हादसे को दुनिया आज तुंगुस्का इवेंट के नाम से जानती है। और इसी के साथ अंत होता है हमारी आज की इस वीडियो का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।